हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आपके मैथ्स बुक का वन ऑफ द इजी चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर ये चैप्टर इतना इजी है कि इसको हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि लो इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर होते हैं। इस चैप्टर से आपके सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर से आपके सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जनरली जनरली यानी कि 80% केसेस में आपका रिलेशन से ज़्यादा सवाल बनते हैं एज़ कम्पेयर टू फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का उतना पार्ट है नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फंक्शंस पढ़े ही नहीं, मतलब फंक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं 1 1 ऑन टू ऐसे करके, लेकिन रिलेशन से जनरली ज़्यादा बनते हैं। और और देन उसके बाद आपका जेई की बात करें, जेई मेंस की बात करें, तो जेई मेंस में फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट यहाँ पे गेम क्या हो जाता है, गेम ये हो जाता है कि जो फंक्शन जेई मेंस में आपका इंपॉर्टेंट रखता है ना, वो जेई मेंस का फंक्शन रहता है, उसमें 11th का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि 11th में फंक्शन बहुत एलोबरेट तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आज की वीडियो में हमारा क्या फ्लो रहेगा और हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है आपको क्लास 12th की बेसिस पे 12th को टारगेट करते हुए पढ़ाएंगे। इसमें आपको जेई का भी रिवीजन हो जाएगा और प्लस बोर्ड्स का भी हो जाएगा। तो फिर कहो, आप बोलेंगे भैया आप फिर 12th के बेसिस पे क्यों बोल रहे हैं जेई का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 12th पे मेजर फोकस आपका रिलेशंस पे है और फंक्शंस का माइनर पार्ट कवर किया गया है। तो ऐसे हमारा भी फ्लो रहेगा। बाकी 11th की वीडियोस आएंगे तो उसमें पूरा फंक्शन को एक अलग लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा फ्लो क्या रहेगा। तो हम जो है एकदम से मतलब कि वो नहीं करेंगे कि एकदम थ्योरी पे ही घुस जाएं। हम जो है जल्दी जल्दी आपका रिकैप करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। ऐसा भी नहीं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक प्रॉपर वे में आपका रिवीजन कराएंगे। देन आपको मैं एक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस आपको एक शॉर्ट नोट भी इसके साथ ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, तो आप अब पूछेंगे भैया शॉर्ट नोट कहाँ पे मिलेगी, तो शॉर्ट नोट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये पूरी नोट्स जितनी भी क्लास की नोट्स हैं, ये सारी टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्रीली प्रोवाइड कर जाएगी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा। क्वेश्चंस का बहरहाल अभी मैं आगे और सेशन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए भी लाऊंगा, लेकिन आज के उसमें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड्स के पीवाईक्यूज प्लस जेई के 2026 के पीवाईक्यूज भी नीचे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए शुरू करता हूँ। तो आपका चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्लासेस में शुरू किया जाता है, लेकिन ये छोटा चैप्टर है, आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के साथ इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आपका अगर ख़त्म हुआ है तो आप अच्छे से रिवीजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस तो हमने क्लास जो है 11th में पढ़ा हुआ है। बट हाँ, रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन से पहले आपने सेट पढ़ा हुआ था। सेट आपको आई थिंक याद होगा, सेट हमारा पहला चैप्टर रहता है और सेट जनरली सबको पता रहता है। ठीक है, सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उनका जो कलेक्शंस होता है वो सेट कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूँ कलेक्शन ऑफ 10 एप्पल्स, तो ये हमारा जो है ये सेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है स्कूल है, मान लो हमारे पास हमारी स्कूल है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल, तो इसमें थोड़ा सा ये सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास में किसी पर्टिकुलर का नाम लेके बोलें जो कि वेल डिफाइंड हो तो वह सेट होगा। ठीक है, ये बेसिक मैंने सेट देख लिया। और जो सबसेट क्या होता है, सबसेट एक छोटा पार्ट होता है सेट का। ठीक है, सबसेट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाइव सबसेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाइव फाइव मतलब आप जानते हैं कुछ नहीं, तो फाइव
तो हर का सबका पार्ट हो सकता है, यानी अगर कोई सेट कुछ नहीं कंटेंट करता तो वो सारे सेट का पार्ट हो सकता है। तो फाई तो सबसेट सबका हो गया, और बाकी तो अभी ये इतना मोटा मोटा आप समझ के आगे जो भी सेट का और ज़रूरत आएगी तो मैं और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे रिलेशन क्या होता है। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए एंड टू बी इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, ठीक है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो वो जो उनका सबसेट रहता है ए टू बी का, वही वही हमारा रिलेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन भी एक छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया, ए हमारे पास हो गया, ठीक। उसके बाद बी हमारे पास दिया हुआ है मान लीजिए 6 7, ठीक है। तो ए इंटू बी अगर करेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी यानी कि ऐसे करके हम जो है पहला ए वाला लिखेंगे 1, दूसरा बी वाला 6, ठीक है। फिर पहला ए वाला 1, दूसरा बी वाला 7, देन फिर उसके बाद फिर पहला फिर ए वाला 2 6, फिर 2 7, सिमिलरली 3 6 3 7, ठीक है। तो ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी का एक सबसेट सब आर जो है रिलेशन सबसेट होता है ए इंटू बी का, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मान लीजिए क्या होता है कि इफ़ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स रिलेटेड टू आर, एंड इफ़ एक्स वाई नॉट बिलोंग टू आर, देन एक्स का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। रही बात डोमेन एंड रेंज की, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट आर। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन किया था तो एक ए वाला रखा था और एक बी वाला रखा था, देन ए वाला रखा था, बी वाला रखा था, जब तक कि बी वाला ख़त्म नहीं हुआ था, फिर ऐसे रखा गया। तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है ना, इसी को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। डोमेन किसी में जो पहला एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेशन में आता है, रिलेशंस में जो पहले एलिमेंट रहते हैं, दैट इज़ अ डोमेन, ठीक है। और रही बात आपके रेंज की, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट बचता हुआ है डोमेन के अलावा वाला, वो आपका रेंज हो जाता है, ठीक है। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। एंड रिलेशन आर मीन्स ए सबसेट, अगर किसी सिंगल सेट पे, जैसे कि हमारे पास कोई सिंगल सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 अगर इसका एलिमेंट है, ठीक है, इसका अगर हमको सबसेट निकालना हुआ तो हम इसका इसी में अगर मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटू ए कर दिया, ठीक है। तो ए इंटू ए का भैया क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ए इंटू ए का रिजल्ट आएगा 1 1 और 1 2, एंड देन उसका 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए इंटू बी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपका क्या, तीसरा आपका आता है इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सेट ऑफ इम्पटी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट, जैसे इम्पटी सेट नहीं होता, फाइव से डिनोट करते थे, वैसे इम्पटी रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर दूसरा हमारे पास क्या, उसके बाद आपकी यूनिवर्सल रिलेशन आते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एवरी एलिमेंट्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स का जो है हमारे पास रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, ईच ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, तो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कि सेट सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट सबसेट्स, ठीक है, वही यूनिवर्सल सेट के। आइडेंटिटी क्या होता है, रिलेशन आर एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू ए, एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। लाइक हमारे पास जो है 1 एक एलिमेंट में है और ए में, और उसी से रिलेशन होगा तो 1 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी यानी कि सेम ही उसमें जो है रिलेशन होना, ठीक है, सेम एलिमेंट का सेम के साथ। उसके बाद हमारे पास फिर आता है, अब देखिए अब जो है अब आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। अभी तक तो ठीक था जो था, लेकिन अभी जो आ रहा है, अब जो शुरू हो रहे हैं, वही जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। ये वाले हो गए आपका, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये चारों जो होते हैं ना आपके, यही चारों मोस्टली यानी कि 90% केसेस में यही चारों आपके बोर्ड में तो कन्फर्म है यही आएंगे, और जेई में भी लगभग यही आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव अगर आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा ध्यान से एकदम। रिफ्लेक्सिव यानी खुद का खुद से रिलेशन होता है। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, देन ए इज बिलोंग टू रिफ्लेक्टिव रिलेशन। जैसे कि हमारे पास देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाते जाता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है आपके उसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 हमारे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या, जैसे कि हमको जो है मैंने कहा था हमको एक सेट दिया हुआ है लाइक 1 2 3, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे कि इसमें जो है हमको 1 2 3, ठीक, इसमें हमको क्या आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है, वो क्या कहते हैं, हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आर, अगर रिफ्लेक्सिव को आर से डिनोट करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा हो जाएगा 1 1 और 2 2
और 3 ठीक है, यानी कि खुद का खुद से जो रिलेशंस होता है दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसको समझिए आप, रिफ्लेक्सिव खुद का खुद से रिलेशन होता है। अब देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर होता है। तो आइडेंटिटी मतलब या खुद का खुद से ही रिलेशन हो सकता है, दूसरे और दूसरे का अगर किसी से रिलेशन हो तो आइडेंटिटी नहीं कराता। बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर खुद का खुद से रिलेशन है तो वो अपना ले लेता है, बाकी दूसरों से उसको नहीं मतलब है, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव आई हो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में होता है ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। अब ये नहीं समझ में आएगा भैया ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए कैसे होता है। लाइक हमने ए ले लिया, ठीक है, एक सेट ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसका रिलेशन बनाया आर इज इक्वल टू 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। अब ये क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 1 2 है ना, तो यही आपको 2 1 भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 एंड 2 1 दिया है, तो दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ए रिलेटेड टू बी एज वेल एज बी रिलेटेड टू ए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तो दैट इज अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का थोड़ा सा और अलग हो जाता है। ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, ए दिया हुआ है। अब ए जो आर रिलेशन, इसमें देखिए आर रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। अब 1 1 2 2 3 3 हमारे क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 हमारे रिफ्लेक्सिव हो गया। लाइक 1 2 दिया हुआ है और 2 1 दिया हुआ है, तो 1 2 2 1 क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आपका ट्रांजिटिव की बात आती है। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1 एंड देन 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है, ये तीनों मिला के आपका ट्रांजिटिव होगा। कि एक बार फिर से समझिए, लाइक हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए क्या है, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर मेरे पास रिलेशन आर में दिया हुआ है 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, तो ये तो हमारा सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसी को ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड रिलेटेड टू सी एंड दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, और देन सी का ए से रिलेशन, यानी एक लंबी चैन चलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ट्रांजिटिव होने से पहले सिमेट्रिक होना ज़रूरी है और रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव हो गए आप, सिमेट्रिक हो गए, देन ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ दी हुई है ना, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल समझिए कि कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसमें लिखा है 1 2, एक एग्जांपल है, जैसे कि सिंगल एलिमेंट लिखे हुए या कुछ ऐसा लिखा हुआ कि आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि यार ये है क्या चीज़, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव लग रहा है ना तो सिमेट्रिक लग रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वर्स आ जाता है, ये भी उतना मैटर नहीं करता, बट आप समझ लीजिए कि अगर आपको रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी, तो आर का इन्वर्स होगा तो बी है, ठीक है, पलट जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, let R be the equivalent relation or non-empty set A for A belong to A belong to A, the equivalent class A is defined the set of all elements of A which are related to A under the R, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशन यहाँ तक खत्म हो जाता है। मेन आपको मैंने 3 जो बताए हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और जो जो एलिमेंट जो है तीनों होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो आपके इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो ये चारों आपको दिमाग में रखने हैं, इक्विवेलेंट भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस जो है हमने 11th में पढ़ा है, फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। उसमें हम कोई इनपुट, कोई ऑपरेशन डालेंगे और वो कोई आउटपुट देगा, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मान लीजिए एक ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 4 9, ठीक है। तो ऐसी फंक्शन एक इनपुट फंक्शन क्या होता है, एक ऑपरेशन मशीन होती है जिसमें हम गिव अ समथिंग इनपुट एंड गेट अ समथिंग आउटपुट फ्रॉम इट, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन rule f which associated every element x belong to
x as a unique element y is called function x and y is written f such that x and y where fx is a image of x and x is called pre-image of fx and y is called codomain and fx is such that fx belongs to range। ठीक है, इसमें देखिए सीधा सीधा मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे कि मेरे पास दो सेट दिए हुए ना 1 2 3 एंड ये 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका इससे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ फंक्शन। अब देखिए ये वाला आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे ही आपका फंक्शन होता है। फंक्शंस में मेन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रखते हैं। फंक्शंस में मेन इंपॉर्टेंट आपको ये लगता है वन वन इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन, इसी में सवाल आते हैं। देखिए वन वन अगर आपको प्रूव करने को आ जाए मोस्टली, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि आपको दो ऑपरेशन दिए होंगे, उसमें एक में एक्स वन रखना है एक्स की जगह, एक में एक्स टू रखना है, दोनों को इक्वेट कर देना है और जो आपको आंसर आता है दैट इज़ अ वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई इज डिफाइंड एज वन वन इफ इमेजेस of distinct element under the f x1 x2 f of x1 is equal to f of x2। ठीक है, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू होने के लिए फंक्शन f of x is said to be on to if every element of y is the image of x। ठीक है, जो आपका कोई भी एलिमेंट बचना चाहिए। जैसे मैंने दो सेट का एग्जांपल दिया, तो एक दूसरे में दूसरे की वो इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ अ ऑन टू फंक्शन। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे हमको क्या दिया हुआ है, नीचे आपको कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें एक और बात फंसती है भैया कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ऑपरेट करना। लाइक हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स के जो एक्स है उसके उसके अंदर मैंने जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन को ऑपरेट करा दिया, तो दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, उसका तो आता है इनवर्टिबल फंक्शन आता है कि a function f of x belongs to y is defined as a invertible if there exists g of y belongs to x such that of f is ix and f of g is iy। The function g is called the inverse of f एंड डिनोट f इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आपका बाइनरी फंक्शन आ जाते हैं। ये सब आपके मतलब कि ये बोर्ड्स लेवल के जितने ऊपर के थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये नीचे की आपकी थ्योरी दी हुई है, इसको आप जो है समझ पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन तो कर दूं, लेकिन वही मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करना चाहता, ये मैं प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल डायरेक्ट बनते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट उठ उठ के यहाँ से सवाल आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसीलिए मैंने उसको थ्योरी से अलग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिखा हुआ है, जिससे कि आपको मतलब कि बाद में दिक्कत ना हो। ये पूरा हैंड रिटन ही था जो कि आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, दो सेट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए में बी है, बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस के फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी टू ए, अगर एक ही सेट पे है बी दूसरे सेट पे है। और अगर आपका नॉन इम्पटी रिलेशन की बात करें तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट करके आप अपनी फॉर्मूला शीट में रख सकते हैं और अपने दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डोमेन और रेंज की वही सिंपल डिफिनेशन है। और उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये जेई में भी आता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा इस सेट में इतने एलिमेंट है तो इसका इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है बट आप डायरेक्ट याद रखिए, जनरली एक दो तीन ही एलिमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, सिमिलर ऐसे जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसे भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं, जो कि अभी मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस तो कर दूँ, मैं वो नहीं चाहता, लेकिन मैं समय नहीं ख़राब करना चाहता। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। उसका लाइक एक आध क्वेश्चन कर भी देता हूँ, नहीं तो ये भैया क्वेश्चन दे दिए डिस्कस नहीं किए ये वो। देखिए मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, चेक इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइंड एज इतना, देन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था 1 2 एंड 2 1, यानी उसका उससे एंड ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक तो होना ज़रूरी है, साथ में जो लास्ट वाले हैं 1 1 उसका भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, आइए तो मैं इसका नीचे देखिए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप समझ रहे हैं 0 0 1 1 पूरा आपको वो होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। और रही बात आपकी सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए आपको जो है एक दूसरे में बिलोंग करना चाहिए, जैसे 1 0 1 1 0। तो बट ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है 0 1 0 0 0 3, बट 1 3 रिलेशन से नहीं बिलोंग करता, तो इसीलिए जो है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका नीचे देखिए ये सारे आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसमें आप जो है पूरा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए नीचे मैंने जेईई के कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। जेईई में आप देखेंगे तो ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आते हैं, जैसे ये वाला सवाल ही ले लीजिए। तो इस सवाल में भी वही है कि आपका द नंबर ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं विच आर नॉट ऑन टू, तो ये आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन है जिससे आप समझ जाइए। तो आप जेईई के नाम से भी आप डरने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड वाले थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, भैया जेईई जेईई, तो जेईई भी उतना कुछ वो ख़ास नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, नहीं तो खींचने को तो देखिए एक-एक क्वेश्चन पढ़ो और उसका वो करो, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आपको वो प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपको एक-एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वे में आपकी नोट्स को और आपकी थ्योरी को, क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेज़ेंट करता रहूँगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।